अगर न्यूज मीडिया, बीजेपी आईटी सेल एंड कुछ यूट्यूबर्स की माने तो इंडिया एक विश्व गुरु बन चुका है और भारत का इस वक्त अमृत काल चल रहा है। विश्व गुरु भारत अब अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन रखता है। जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया आज भारत के सामने सर झुकाती है। अमेरिका, चाइना, रसिया जैसे बड़े देश आज हर मुद्दे पर भारत की राय जानना चाहते हैं। 2014 के बाद भारत आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जिस मुकाम पे वह 70 साल में भी कभी नहीं पहुंचा। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माने तो आज कहीं भी जंग चल रही हो, इंडिया ही उसे रुकवाने के कैपेबल है। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया की तो जरूर सुनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना तो स्वामी विवेकानंद जी का था, लेकिन उसे पूरा करके दिखा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह आपको हमारे विदेश मंत्री जी की वायरल रील्स देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें देख के हमारा देश का युवा फूले नहीं समाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में भारत एक विश्व गुरु बन चुका है। आज पूरी दुनिया क्या सच में उम्मीद लगा के भारत की ओर देख रही है। तो इस वीडियो में मैं आपकी आंखों से यह अंधभक्ति का पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है एंड तक आते आते आपको मेरी बातें लॉजिकल लगने लगे और आप भी मेरी काफी सारी बातों से एग्री करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि आप सोचें कि देश में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, देश की नेगेटिव बातों के बारे में क्यों बात करना, इतना कुछ तो देश ने अचीव किया है मोदी काल में, तो फिर इतनी सारी नेगेटिव बातें क्यों और इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, स्कूल का एक स्टूडेंट है जिसके हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं। उसके एग्जाम में टोटल 7 सब्जेक्ट के पेपर हुए थे, जिसमें से मैथ और इंग्लिश में काफी अच्छे नंबर आए। मैथ में उसके 95 और इंग्लिश में उसके 85 नंबर आए। उसके अलावा सोशल साइंस, संस्कृत, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इसमें वो जैसे तैसे पास हुआ, लेकिन साइंस में तो वह टोटल फेल ही हो गया। तो आप क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट के साथ? क्या आप मैथ और इंग्लिश के नंबरों को लेके हमेशा जश्न मनाते रहेंगे, या फिर आप उससे बोलेंगे कि भाई साइंस का क्या, उसमें तो तू फेल ही हो गया, कम से कम पास तो हो जाता, या फिर आप उसे इंप्रूवमेंट के लिए भी बोलेंगे। सेम चीज हो रही है आज बीजेपी गवर्नमेंट में। बीजेपी और मोदी काल ने काफी सारे अचीवमेंट हासिल किए जिसे हम डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उन अचीवमेंट्स की वजह से हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें भूलते जा रहे हैं, जिनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यकीनन मोदी काल में 2014 के बाद बहुत सारे रिमार्केबल काम हुए हैं, जैसे 370 का हटना, 3 तलाक का हटना, राम मंदिर का बनना, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा इंप्रूव होना हो। लेकिन इन सब का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि देश के सारे मुद्दे हल हो चुके हैं और देश एक विश्व गुरु बन चुका है। आज हमारे देश की युवा की आंखें इस तरह से बंद हो चुकी हैं कि उसे केवल यही लग रहा है कि 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली है। वह टोटली भूल चुका है कि इस देश में आईआईटी, एम्स, जेएनयू, इसरो, न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कंसेप्ट का आना हो। इसके अलावा गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर जैसे आईटी हब भी 2014 से पहले ही मिले हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं इंडिया में, जिन्हें हम लेकर प्राउड फील करते हैं, वह सारी कंपनियां 2014 से पहले ही इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो जो भी आज देश की हालत है, उसमें 2014 से पहले और 2014 के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सभी का योगदान है। फिर चाहे वो सारे देश के अचीवमेंट्स हो या फिर देश की बुरी हालत, दोनों में कांग्रेस, बीजेपी और भी जितनी सारी सरकारें नहीं हैं, उन सभी का मिलकर योगदान है। मेरे हिसाब से अगर भारत को हमें विश्व गुरु बोलना है तो हमें यह देखना चाहिए कि भारत के पास ऐसी क्या चीज है जिसे देके हम पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे देशों ने ऑयल देके भारत जैसे कई देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। क्या इंडिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी है जिसे पूरा वर्ल्ड यूज करना चाहता हो? जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे छोटे छोटे ऐप्स यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, क्या इंडिया ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसे कोई ऐप दुनिया को यूज करने के लिए मजबूर कर रहा है? इसका जवाब है नहीं। आज इंडिया देश विदेश से वेपन्स खरीदता है। क्या इंडिया के पास भी कोई ऐसा वेपन है जिसे अमेरिका और चाइना खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं? इसका जवाब भी हमें नहीं मिलेगा। आज चाइना के पास ऐसे ऐसे वेपन्स है जिससे अमेरिका भी थर्राता है। क्या इंडिया के पास कोई ऐसा वेपन है जिससे चाइना थ्रेट फील करे? इसके अलावा क्या आपको पता है कि इंडिया ने साइंस एंड रिसर्च की फील्ड में कोई चमत्कार करके दिखाया हो, कोई ऐसी रिसर्च की हो जिसका डाटा पूरी दुनिया को चाहिए?
और हमारे साइंटिस्ट को भी नोबेल अवार्ड मिल सके। दोस्तों, विश्व गुरु बनने का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा ही बड़ा है, जिसमें हो सकता है यूएसए और चाइना भी फिट ना बैठे। लेकिन हमारे देश के युवा के दिमाग में बीजेपी, आईटी सेल, गोदी यूट्यूबर्स और बिकी हुई न्यूज मीडिया ने इस तरह से विश्व गुरु बनने का फैक्ट घुसा दिया है कि उन्हें देश के रियल मुद्दों के बारे में ध्यान ही नहीं है। उन्हें अपने आसपास के रियल मुद्दों से बिल्कुल भटका दिया गया है। अगर हमारे देश का नाम इतना ऊंचा हुआ है और हर कोई इंडियन से इतना प्यार करता है, तो फिर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है देश विदेश में, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? लगातार इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की घटना बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो यूएसए हो या फिर हो साउथ कोरिया। अगर हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वह 83 पे क्यों आती है? वहीं चाइना, जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है, उसका पासपोर्ट रैंक है 51, जबकि 2014 में इंडिया की पासपोर्ट रैंक 76 हुआ करती थी। अच्छा, पासपोर्ट रैंकिंग को भाड़ में जाने दो, लेकिन अगर हमारा देश इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, अगर हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, तो हमारे देश से इतने ज्यादा माइग्रेशन क्यों हो रहे हैं? चलो, जिसके पास पैसा है उसका रीजन समझ आता है बाहर रहने का, लेकिन पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट में गरीब किसानों के बच्चे आज विदेश जाने के लिए मरे जा रहे हैं। आप सब लोग बोलेंगे जिसका मन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, उसे कौन रोक सकता है बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए? ये बात सही है दोस्तों, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी को कहीं भी सेटल होना है, यह उसका राइट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशों से लोग इंडिया में सेटल होने क्यों नहीं आते? क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जापान, अमेरिका, यूरोप से कोई पर्सन आए कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए और वह इंडिया में सेटल हो जाए? इसका जवाब दोस्तों बस यही है कि इंडिया में आज जॉब एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज इतनी कम हो चुकी हैं कि देश विदेश के लोगों को जॉब देना तो छोड़िए, हमारे लोकल लोगों को ही जॉब मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमारा देश विश्व गुरु होता, तो जितने भी बड़े बड़े इंडियन बिजनेसमैन हैं वह कब के घर वापसी कर चुके होते। जितने भी स्टूडेंट हैं वह आज इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के इंडियन सीईओस हैं वह आज इंडियन कंपनीज के सीईओस होते और इंडिया को तरक्की की एक राह पे ले जाते। आज हम देख सकते हैं कि कैसे इंडियन प्रोफेसर्स यूएसए की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं। एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर इंडिया में आके पढ़ाए? बीजेपी एंड मोदी सपोर्टर हमेशा यही बोलते रहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों तक इस देश को लूटा है और बहुत से बड़े बड़े ब्लंडर कांग्रेस काल में हुए। चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस एकदम करप्ट गवर्नमेंट थी और उसने बहुत सारे बड़े बड़े ब्लंडर किए, लेकिन 2014 के बाद से मोदी जी के पास और बीजेपी के पास तो मौका था। फिर क्यों कोई नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई? क्यों कोई मोदी साइंस एंड रिसर्च लैब नहीं खोली गई? क्यों कोई एम्स के जैसा न्यू कॉन्सेप्ट मोदी हॉस्पिटल नहीं खोला गया? 2024 के इस इलेक्शन में भी मोदी जी आज आईआईटी और एम्स बनवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब तो कांग्रेस का दिया हुआ है ना। दिल्ली में आपको हर जगह होर्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह बहुत सारे आईआईटी और एम्स बनवाएंगे। एक तरह से बीजेपी कांग्रेस का ही प्रचार कर रही है, तो फिर इनका प्रचार बीजेपी क्यों कर रही है? क्यों वह कोई मोदी यूनिवर्सिटी या मोदी हॉस्पिटल का प्रचार नहीं कर रही है? एक तरफ तो दुनिया का हर स्टूडेंट आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता है, और वहीं देश में जेएनयू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज का नाम खराब किया जा रहा है। नई यूनिवर्सिटीज, नए कॉलेज देना तो दूर, जो रही बची यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं उनकी भी मट्टी पलीताज की जा रही है। अगर नेहरू के नाम से बनी इस यूनिवर्सिटी से इतना ही चिढ़ है मोदी जी को, तो वह अपने नाम से नई यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोलते हैं? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस कोर्ट से बीजेपी और मोदी जी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जहां देश विदेश की यूनिवर्सिटीज आपको ऐसी ऐसी रिसर्च करते हुए देखने को मिलेंगी जो कि दुनिया को बदलने के लिए हेल्प कर रही हैं, वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज अगर बच्चों को एक जॉब भी दिला दें वहीं काफी बड़ी बात होती है। सेम हालत आपको देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। एक तरफ तो मोदी जी अपनी आयुष्मान भारत जैसी योजना स्टार्ट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कोरोना पैंडेमिक के बाद अपने हेल्थ बजट को घटा देते हैं। इंडिया अपने टोटल बजट का महज 1.90% ही हेल्थ बजट के लिए अलॉट करता है, जो कि इंडिया जितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। जहां अदर कंट्रीज अपनी हेल्थ रिसर्च में इंडिया से काफी आगे निकल चुकी हैं, वही आज इंडिया हेल्थ के सारे जरूरी इक्विपमेंट दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करता है। ये सब छोड़िए, अगर आपको पता है कि इंडिया में हेल्थ रिलेटेड लास्ट कौन सी डिस्कवरी या रिसर्च की गई थी जिससे पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा हो, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज भी हम छोटे शहरों और गांवों में देख सकते हैं कि कैसे एक झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहा होता है या फिर कोई कंपाउंडर डॉक्टर बन के एक क्लिनिक खोल के बैठा हुआ होता है। अगर इस देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो प्रॉपर एक घंटे का वीडियो बन सकता है।
मोदी जी आज अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। एक तरफ तो मोदी जी पूरे देश में शौचालय बनवा रहे हैं। यह कैसा स्वच्छ भारत है मोदी जी का, जहां दुनिया की 50 पॉल्यूटेड सिटीज में से इंडिया की 42 सिटीज हैं। चलो रिपोर्ट्स को मारिए गोली, हो सकता है रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा गलत डेटा यूज किया गया हो, लेकिन जो भी टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज हैं उन्हें आप खुद ही विजिट कर सकते हैं। सौभाग्य से ये सारी सिटीज इंडिया में ही हैं, तो आपको कभी भी मौका मिले इन टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज को घूमिए। हो सकता है फिर आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुल जाएं इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए। एक तरफ तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि उन्होंने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ जब सुबह सुबह आप देश की राजधानी में एंटर करोगे तो आपको वहां कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलेंगे। मुझे यह समझ नहीं आता कि इन्होंने अगर पूरा देश ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है तो दिल्ली कैसे बच गई इनसे, यह तो देश की राजधानी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेन से दिल्ली आओ तो एक बार खिड़की से झांक के जरूर देखिएगा। एक तरफ तो मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए और उनके साथ खाना खाते हुए देखे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ 2014 के बाद भी इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है। आप खुद ही बताएं, जिस देश में लोग हम सब लोगों की गंद साफ करने के लिए बिना किसी कपड़ों के, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के गटर में उतरते हैं, उस देश को हम कैसे विश्वगुरु बोल सकते हैं। अभी तो मैंने बेरोजगारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की सॉफ्ट पावर, इन सभी मुद्दों के बारे में बात भी नहीं की है, तब भी यह वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अगर आपको इन सभी मुद्दों के बारे में भी जानना है, अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 भी लिखें, जिससे कि मैं बाकी के सारे मुद्दे भी कवर करूं। पार्ट 2 में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने राम मंदिर तो बनवाया, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि काफी प्राचीन है, उन्हें टोटल इग्नोर किया गया। जो मंदिर पहले से एग्जिस्ट करते हैं आज वह जर्जर होने की कगार पर आ चुके हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आप सभी लोगों को यह बताना था कि माना कि भारत ने और देशों के कंपैरिजन में आज काफी कुछ अचीव किया है, आज भारत की पोजीशन और देशों के कंपैरिजन में काफी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आज इंडिया ने सब कुछ अचीव कर लिया है और इंडिया में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं बची है। आज देश के युवा का यह जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारा देश डेवलप तो हुआ है, लेकिन इतना डेवलप भी नहीं हुआ कि हम आंखें मूंद लें और चैन की नींद जिंदगी भर के लिए सो जाएं। आज भी ऐसी ढेरों चीजें हैं इस देश में जिसे सुधारना बाकी है और जिसे सुधारना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो के एंड में पार्ट 2 जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं बाकी सारे रहे बचे मुद्दों पर भी पार्ट 2 में बात कर सकूं। अगर आप सभी को मेरा ये एफर्ट और मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी की इस वीडियो के बारे में या मेरे बारे में कोई भी राय है तो प्लीज कमेंट में जरूर करें, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियो लाने की। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।